साथ हैं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री सरस्वती चंद जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। खासकर बिहार की बात करें और झारखंड की बात करें तो यहाँ पे जो रेलवे है बहुत व्यापक नेटवर्क है इसका। तो अगर इन क्षेत्रों की बात की जाए तो इस जोन में क्या कुछ नई परियोजनाएं आ रही हैं? इस क्षेत्र में पूर्व मध्य रेलवे में जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को भी ज्ञात है, यहाँ यात्री भार बहुत ज़्यादा है, यात्री यातायात काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही हम देश के कुछ महत्वपूर्ण रेलवेज़ में से हैं जहाँ की माल यातायात भी बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच एक बैलेंस और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। खासकर जो हमारे 3 डिवीज़न हैं, सोनपुर, समस्तीपुर और दानापुर, ये 3 मंडल यात्रियों के आवागमन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें लगातार हम लोग अपनी क्षमताओं का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे ने उत्तर बिहार के महत्वपूर्ण रेलवे नेटवर्क में मुजफ्फरपुर से वाल्मीकि नगर, गोरखपुर तक ट्रैक का डबलिंग किया है। कुछ और भी परियोजनाएं हैं जिनकी की डबलिंग की जा रही है उत्तर बिहार में। अभी हाल में केंद्रीय कैबिनेट ने सैंक्शन किया है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी रूट के लिए रक्सौल होते हुए, इसका भी डबलिंग होगा जो 4000 करोड़ के लगभग की परियोजना है। साथ ही रेलवे ने कोसी पर एक नया रेल महासेतु बनाया है जिससे पूर्वोत्तर भारत के लिए नया संपर्क नेटवर्क हमारे लिए संभव हो पाया है। दानापुर मंडल में जो बिहार का कैपिटल भी पटना जिसके अंतर्गत आता है जी। इसमें जो झाझा से लेकर पटना होते हुए मुगलसराय के लिए जो डबल लाइन है उसको तीसरी और चौथी लाइन में बदलने के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे का काम चल रहा है। जल्दी ही इसकी भी डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके अलावा जो एक बहुप्रतीक्षित लाइन जो कि बहुत जल्द ही प्रारंभ होने जा रही है वो है शेखपुरा से जटडुमरी के बीच और शेखपुरा जटडुमरी नेवरा के बीच। तो ये पटना के लिए एक तरह से नया वैकल्पिक मार्ग हो जाएगा, वो बाईपास होते हुए पटना से। ऐसी कई गाड़ियाँ जिनको कि पटना के कंजेशन को देखते हुए बाहर से निकालना है, तो वो एक बेहतरीन सेगमेंट रेलवे नेटवर्क तैयार होगा। हाल में ही हमने किऊल गया लाइन का डबलिंग किया है जो 90 किलोमीटर का है। ऐसी बहुत सारी परियोजनाएं हैं जहां पर हमें कंजेशन फील हो रहा है, उनको हम लोग दूर कर रहे हैं। जहाँ तक माल यातायात की बात है तो इसमें कंजेशन को कम करने के लिए डीडीयू डिवीज़न पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल से डीएफसी की नई लाइन पर हम लोगों ने नए अपने जो मालगाड़ियाँ हैं उनको भेजा है जिससे कंजेशन कम हुआ है। दीनदयाल उपाध्याय से प्रयागराज मंडल के बीच जो यातायात चलता है। धनबाद डिवीज़न में भी चूँकि माल यातायात के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है तो लगातार वहाँ पर हम लोग ट्रैक की मल्टी ट्रैकिंग कर रहे हैं। जहाँ पर 2 लाइन है वहाँ पर 3 लाइन 4 लाइन, ताकि जो संयंत्र हैं, ताप विद्युत संयंत्र हैं, उनको निर्बाध रूप से कोयले की आपूर्ति हो सके और देश का ऊर्जा जो ज़रूरत है, देश की ऊर्जा आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो सकें। बिल्कुल सर। इसके अलावा हम लोग जो नए भारत का नया स्टेशन हो इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं लगातार। आपको जानकर आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिहार में 97 ऐसे अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं जो जल्द ही राष्ट्र को लोकार्पण किए जाएंगे, जिन पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। तो ऐसे स्टेशंस आपको एक बेहतरीन अनुभव देंगे, एयरपोर्ट की तरह की फीलिंग देंगे और आपको लगेगा कि हाँ, हम एक नए बिहार, नए भारत में प्रवेश कर रहे हैं। आपके लिए गर्व का क्षण होगा, उसे आप बहुत जल्द महसूस करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही आपने अगर लिस्ट की बात की जाए तो काफ़ी लंबा लिस्ट होगा आई एम श्योर। और जितनी आपने बातें बोली और जिस तरीके से काम हो रहा है वो काफ़ी, क्योंकि ये जो रेलवे है काफ़ी बड़ा अगर बोला जाए तो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है हमारे लिए। तो अगर सर इतने अच्छे से काम हो रहा है बिहार और झारखंड में, तो अगर हाल ही में भी कुछ चेंजेस भी हुए थे डिजिटल या फिर जो तत्काल टिकट्स को लेकर के,
वैसे में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डिजिटल या फिर शिकायत निवारण से लेकर हर चीज़ अब डिजिटल हो गया है, तो ऐसे में कुछ नई सुविधाएं जो ऑनलाइन आप लोग ने प्रोवाइड कराई है? अब इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जो पिछले सप्ताह ही हुआ है, जी। उसमें एक नया सुपर ऐप डेवलप हुआ है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। उस ऐप का नाम है रेल वन। उस रेल वन ऐप के माध्यम से जो एक नई डिजिटल क्रांति, डिजिटल युग में प्रवेश हिंदुस्तान ने किया है, उसी का एक वो प्रयास है हमारी ओर से। अब तक जो टिकट लेने में लोगों को आईआरसीटीसी के ऐप या फिर आप ऑनलाइन लेने में जो परेशानियां होती थी, जी। उनको विस्तार से ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव ऐप डेवलप किया गया है, रेल वन। और रेल वन, जी, रेल वन ऐप के माध्यम से आप जो आरक्षित टिकट हैं वो ले सकते हैं, अनारक्षित टिकट ले सकते हैं, और बहुत ही फास्ट तरीके से उसमें टिकट कट जाता है, समय नहीं लगता है। इसके अलावा आप पीएनआर स्टेटस अपना जान सकते हैं, यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, आपकी ट्रेन कहाँ चल रही है उसे आप देख सकते हैं। तो सारे जो ऐप्स हमारे हुआ करते थे उनको समन्वित करके एक नया ऐप बनाया गया है। हाँ, क्योंकि काफ़ी सारे ऐप्स थे आईआरसीटीसी के और हम लोग ऑनलाइन जा करके, तो अभी वो सारी चीज़ों को बिल्कुल एक साथ करके रेल वन करके एक ऐप आया है। बिल्कुल। इसके अलावा जो जैसा आपने कहा कि तत्काल टिकट को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, वो यात्रियों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए और उनसे बड़े पैमाने पर फीडबैक लेने के बाद ही किया गया है। उसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो आपको तत्काल टिकट को आपको आधार के वेरिफिकेशन के माध्यम से लिंक किया गया है, जो आगामी 15 जुलाई से लागू हो जाएगा। उसमें एक ओटीपी जो आधार नंबर के साथ जो मोबाइल जो अटैच होता है, उसके ओटीपी के माध्यम से आपके तत्काल टिकट कट सकेंगे। तो इससे रेलवे में जो तत्काल टिकट के माध्यम से शिकायतें हुआ करती थीं, कुछ उसे दूर किया जा सकेगा, और यात्रियों को जो जेन्युइन यात्री हैं उनको समय पर बड़े पैमाने पर टिकट मिल पाएगा तत्काल। एजेंटों के लिए समय जो है वो तत्काल खुलने के आधे घंटे बाद से वो कर सकेंगे। तो यात्री खुद से अपना टिकट ले सकते हैं ऐप के माध्यम से, या अगर वो टिकट काउंटर्स पर जाते हैं तो उन्हें टिकट ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलेगा, तत्काल टिकट। तो ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा इनिशिएटिव है हम सब के लिए। जी। इसके अलावा एक और जो बदलाव किया गया है, जैसे सुदूर इलाके के यात्री जिनका कि टिकट लगता था कंफर्म होगा या नहीं हो पाएगा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पहले चार्ट हम लोग यात्रा समय से 4 घंटे पहले बनाते थे। जिन स्टेशनों पर चार्टिंग होती है, जैसे आपको यहाँ से पटना से दिल्ली की यात्रा करनी, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पटना से दिल्ली की यात्रा करनी है तो आपको 4 घंटे पहले ट्रेन खुलने से पहले, जो यहाँ की ट्रेन से जो ओरिजिनेट हो रही हैं, आप 4 घंटे पहले जान पाते थे कि हमारा टिकट कंफर्म होगा या नहीं। अब इस समय को बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया गया है, यानी यात्री ट्रेन खुलने के 8 घंटे पहले जान पाएंगे कि उनकी टिकट कंफर्म हुई या नहीं। तो जो दूर से आने वाले यात्री हैं, जो सुदूर इलाके से आते हैं, गाँव से आते हैं, वो पहले से बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे कि हाँ उनकी टिकट अगर कंफर्म हुई है तो वो जाएंगे, अन्यथा वो फिर आगे के लिए प्लान करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो ये बहुत मतलब अगर देखा जाए तो बहुत दिक्कतें होती थी, जो आम जनता है उनको काफ़ी दिक्कतें होती थी, और सरकार की ये पहल जो कि ये सबसे मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे दर्शकों के लिए भी है ये इन्फॉर्मेशन, कि सब कोई अभी रेल वन ऐप अपने फ़ोन में, क्योंकि आप हर यूज़ करते हैं, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है, और रेल वन आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें जो भी सारी सुविधाएं दी हुई हैं सर, है ना? जी बिल्कुल। और पहले हुआ करता था सर कि एजेंट के थ्रू हम लोग काफ़ी परेशान हुआ करते थे कि कब अब टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और जो एजेंट थे वो भी काफ़ी, क्योंकि उनका वो काम है, फिर भी सर काफ़ी सारे चार्जेस लिया करते थे, और तो भी एक डर रहता था 4 घंटे पहले। कभी तो ऐसा होता था कि बहुत दूर दराज से लोग आए और उनकी टिकट कैंसिल हो गई, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी थी सबके लिए। जी, उसी परेशानी को दूर करने के लिए हम लोगों ने जो मैंने बताया अभी ऐप और जो चार्टिंग व्यवस्था है उसको 8 घंटे पहले किया है। जी, और सर ये भी बहुत बड़ी बात है कि जो सिक्योरिटी के अगर इसमें देखा जाए
तो जो अपने आधार कार्ड लिंक करके टिकट की बात करी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारे भारत में हमारी सुरक्षा को देखते हुए बहुत ज़रूरी है। जी, इसके माध्यम से अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है तो हम लोग देख सकते हैं यात्रा विवरण के माध्यम से, क्योंकि वो आधार ओटीपी के माध्यम से वेरीफाइड टिकट्स रहेंगे। हाँ बिल्कुल, सब कुछ सही रहेगा। वेरीफाइड तो अब तो हर चीज़ आधार कार्ड पे ही हो रहा है, तो ये ज़रूरी है कि जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो दर्शक ये चीज़ समझ लें और अपने आधार को आप लिंक कर लीजिए, और जो आपका रेल वन है उस ऐप में आप डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी के साथ हम बातों का सिलसिला तो जारी रखेंगे, आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नेशनल पर तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार विहान और आज का हमारा टॉपिक है रेलवे। यानी दर्शकों, हम रेलवे से जुड़ी आपके लिए पूरी जानकारियाँ लेकर आ रहे हैं और हमारे साथ आज हैं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद जी। सर, क्योंकि हम बात कर रहे थे रेलवे की, आपने काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन दिए हैं। ऐसे में अगर दर्शकों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रेलवे की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है वो भारत गौरव यात्रा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं कि क्या है ये और किस तरीके से ये काम करता है। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो एक साथ बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस का विजिट करें जी। तो इसके लिए IRCTC की पहल के माध्यम से एक टूर पैकेज ये बनाया गया है, और उस टूर पैकेज में 8 दिन 10 दिन 15 दिन जैसा भी वो टूर पैकेज होता है, उसके माध्यम से जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं भारत के, जो भारत को रियली वास्तव में गौरव का एहसास कराते हैं, अपने अतीत का एहसास कराते हैं और धार्मिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको समाहित करते हुए एक टूर पैकेज बनाया है IRCTC ने, जिससे कि भारत के आम लोग, भारत की जनता उसके माध्यम से यात्रा कर सके। समूह में ऐसे 500-700 लोग, जो एक ट्रेन पूरी बुक हो जाती है जिसके माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। इसमें सारा जो उनके खाने पीने का सारा बंदोबस्त है, उनकी प्रॉपर देखभाल और पर्याप्त रूप से वो उन तीर्थ स्थलों का दर्शन कर सके, वो सब चीज़ें इसके साथ इंक्लूड रहती हैं। प्रॉपर उनके साथ टूर गाइड होते हैं, टूर ऑपरेटर होते हैं, और उसमें प्रत्येक यात्री का ख्याल रखा जाता है। तो मतलब ये स्पेशल ट्रेन है, अगर कोई भी यात्री किसी धाम जाना चाहते हैं तो प्रॉपर रेलवे ने ये ध्यान रखते हुए कि वो किस धाम पे जाए और पूरे अच्छे से व्यवस्था करते हुए इसका इनिशिएटिव लिया है जी। इसमें समय समय पर ऐसी भारत गौरव ट्रेनें अनाउंस की जाती हैं और यात्री तो इसका ये मतलब ये चलती रहती हैं, क्या इसे अनाउंस किया जाता है, किस तरीके से ये काम करता है? ये बेसिकली अनाउंस किया जाता है, ये अनाउंस किया जाता है कि ये टूर पैकेज अब आप जा सकते हैं। तो IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कहाँ के लिए टूर पैकेज इस वक्त तो है। लाइक बस, जैसे बस घुमाती है हमें जगह जगह पर, धाम घुमा करके रुकती है और फिर उसके बाद जितने भी कस्टमर हैं या जितने भी यात्री हैं उनको वापस ले जाकर सही जगह पर पहुंचाती है, उस तरीके से काम करता है। जी बिल्कुल, ये उसी तरह का एक माध्यम है। ये बस की बजाय ये और भी ज़्यादा दूरी तक जा सकती है, और ये बिल्कुल वो तो है ही कि रेलवे इतना बड़ा मतलब नेटवर्क है कि वो किसी भी पूरे भारत में कहीं भी पहुंच सकती है जी। ये लंबी दूरी के यात्रियों के लिए काफ़ी अच्छा एहसास है कि वो जाते हैं और 10 दिन 15 दिन में अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। और कई सारे ऐसे धाम हैं, कई ऐसे तीर्थस्थल हैं जो जिनको उनको इच्छा होती जीवन में कि हम इन्हें देखें, इनका भ्रमण करें, इनके दर्शन करें और कृपा पात्र बने, तो ऐसा वो इस टूर पैकेज के माध्यम से कर सकते हैं। सर, ये बहुत पहले बहुत मुश्किल हुआ करता था, जो यात्री हैं उनको बसेस से या फिर बहुत मुश्किल से वो यात्रा करते थे, धामों पे जाते थे। अगर रेलवे ने इस तरीके का जो इनिशिएटिव लिया है वो काफ़ी आरामदायक भी, क्योंकि हम मानते हैं कि रेलवे और ट्रेन पे सफ़र करना
अगर कंपेरेटिवली अगर हम बात की जाए कि लंबी यात्रा करना है या कहीं जाना है तो हम प्रेफर लोग रेलवे ही करते हैं आरामदायक के लिए, और ख़ासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए काफ़ी आरामदायक रहता है। सर ऐसे में अगर आपने बिहार और झारखंड की भी बात की, और बिहार झारखंड में बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, ऐसे में अगर पूर्व मध्य रेलवे की बात की जाए तो यहाँ पे आपने बोला कि 97 स्टेशंस बन रहे हैं, तो उनको और स्मार्ट और हरित बनाने के लिए और क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि जो स्टेशन है वो सिर्फ अब रुकने की जगह नहीं है, वो एक जगह है जहाँ पे आप जा कर के महसूस कर सकते हैं कि ये स्टेशन अब इतना डेवलप हो गया है। जी, ऐसे जैसा कि आपने बताया कि ऐसे 97 स्टेशन जो बिहार में आते हैं, उनका पुनर्विकास का कार्य काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जैसा कि पहले हम लोग देखते थे या अभी भी देखते हैं कि जो स्टेशंस हैं वो अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए या काफ़ी पुरानी बिल्डिंग्स हुआ करती थी। तो जो एक भले ही आपका यात्रा का अनुभव काफ़ी अच्छा हो सकता है, पर लेकिन आप जब स्टेशन में जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, यहाँ नए भारत के हिसाब से ये इसमें चीज़ें कम हैं। तो इस कमी को दूर करने के लिए ही अमृत भारत स्टेशन योजना बनाई गई, और इसमें देश भर के ऐसे हज़ारों स्टेशन हैं जिनका विकास किया जा रहा है। उसमें से 97 स्टेशन बिहार के हैं। इसमें सारे स्टेशन ऐसे हैं जो छोटे हैं, मध्यम आकार के हैं, और जिनमें कैपिटल इन्फ्यूजन के माध्यम से लगातार उसमें पूंजी लगा करके काफ़ी कुछ उसमें डेवलप किया जा रहा है। नए मैं यात्री सुविधाओं की अगर बात करूं उसमें तो लिफ्ट हैं, एस्केलेटर होंगे, इसके अलावा बेहतर स्काई वॉक्स हैं, साथ ही जो एक टर्मिनल बिल्डिंग होती है जैसे एयरपोर्ट्स पर होती है, काफ़ी अच्छी भव्य टर्मिनल बिल्डिंग होती है जिसमें अराइवल और डिपार्चर अलग अलग होते हैं। जो टिकटिंग का अनुभव है वो बेहतर होगा, अच्छा बेहतर वेटिंग हॉल, एसी वेटिंग हॉल, जो टॉयलेट्स हैं वो अच्छे बेहतर, जहाँ पर हमारे पास जगह है स्टेशंस पर वहाँ बेहतर लैंडस्केपिंग, जो आपने कहा कि ग्रीन कवरेज के लिए, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इसके साथ आ रही हैं। बिल्कुल सर, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और कहते हैं ना कि अगर घर पे आप सामान बहुत अच्छी रख लो, यानी ट्रेन्स बहुत अच्छी रख लो, और घर अच्छा ना हो तो घर के सामान का क्या है। तो अगर घर अच्छा यानी स्टेशंस बहुत अच्छे होंगे तो डेफिनेटली जो यात्रियों की जो एक्सपीरियंस है, ट्रेन सुविधाएं और ट्रेन की यात्राएं हैं वो सुखद रहेंगी। सर इसी के साथ बातों का सिलसिला तो हम जारी रखेंगे। फिलहाल अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रेलवे पे, और आज हमारे साथ हैं सरस्वती चंद जी। सर आपका फिर से स्वागत है। जी नमस्कार। सर जैसा कि आपने बोला कि बहुत तरीके से काम हो रहा है, ऐसे में अगर पर्यावरण की बात की जाए तो पर्यावरण को लेकर रेलवे ने क्या सोलर सिस्टम या इलेक्ट्रिक इंजन या जो ग्रीन स्टेशन है ऐसी अवधारणाओं पर काम कर रही है? आपने 3 बातें की इसमें। जहाँ तक बात है आपको सोलर के रूप में इंडिया जैसे आगे बढ़ रहा है लगातार, तो इंडियन रेलवे को भी उसके माध्यम से एक बड़ा रूप दिया जा रहा है। जो जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के पास काफ़ी ज़्यादा लैंड पूल है जी, और इसलिए इसमें जहाँ पर भी हमारे पास बेहतर ऐसा पूल है उसमें हम लोग सोलर सिस्टम के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। जो बड़े स्टेशंस हैं जहाँ पर कि हम लोग रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग लगा रहे हैं, सो दैट कि स्टेशन बिल्डिंग को हम लोग सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी में उनको कन्वर्ट कर सकें। दूसरी बात जो आपने कही कि आपको इसके लिए सर सोलर पावर इलेक्ट्रिक इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन के लिए, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि भारतीय रेलवे ने 100% अपने ट्रैक का विद्युतीकरण कर लिया है। तो अब हम पूरे अपने रेलवे नेटवर्क पर इलेक्ट्रिक इंजन्स को चला सकते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स को चला सकते हैं, और चला भी रहे हैं जी। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने जो कार्बन फुटप्रिंट हैं उनमें कटौती की है, उसको काफ़ी कम किया है। हालांकि ये इंडियन रेलवे का पहले ये टारगेट था कि इसे हम एक फेज्ड मैनर में करेंगे, अपने डीजल जो इंजन्स हैं उनको कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिक इंजन्स में, मतलब हम अपने ट्रैक्स का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो समय के साथ धीरे धीरे करेंगे।
पर वर्तमान सरकार ने इसे एक चैलेंज के रूप में लिया और इसे समय से काफ़ी पहले पूरा किया है। जैसा कि बिहार में भी पूरा ट्रैक जो हमारा है वो 100% इलेक्ट्रीफाइड है। तो हम पूरे अपने ट्रैक पर कोई भी डीजल इंजन हम जो है मेन लाइंस पर नहीं चलाते हैं, हम लोग केवल इलेक्ट्रिक इंजन्स को ही चलाते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रेन से चलाते हैं, कोशिश करते हैं। और इसके माध्यम से हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अपने जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम किया है। तीसरी बात जो आपने की ग्रीन स्टेशंस की, जैसा कि अमृत भारत स्टेशंस है या जो नए पुनर्विकसित हो रहे स्टेशंस, बड़े स्टेशन हैं जैसे गया और मुजफ्फरपुर, इसमें भी हमने काफ़ी ज़्यादा ग्रीन बिल्डिंग के लिए काम किया है, ग्रीन स्टेशन बनाने के लिए काम किया है, ताकि जो प्रॉपर लाइट्स है वो हमारे स्टेशन बिल्डिंग के अंदर आए और वो नया उसको भव्य रूप भी दे, और साथ ही जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो कम हो सके। बिल्कुल, तो ये काफ़ी सरकार, हम बोलते हैं कि विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार काफ़ी आगे है, वे बियॉन्ड। सर, ऐसे में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग की बात की जाए तो इस तरीके की जो उन्नत तकनीकें हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या ये रेलवे के ऑपरेशन में शामिल हो चुका है? बिल्कुल। पहले मैं आपको बताऊं कि इंडियन रेलवे कुछ उन चुनिंदा संस्थानों में से रहा है जिसने तकनीकी को काफ़ी ज़्यादा अपने सिस्टम में वरीयता दी है। आप देखें 90s में 80s में हम लोगों ने PRS सिस्टम को कंप्यूटरीकृत सिस्टम के माध्यम से हम लोग टिकट लेते थे। वो सिस्टम अब आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी अपग्रेड हो चुका है और इसका ही एक परिणाम है जो आप देख रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि वो ऐप के माध्यम से, रेल1 ऐप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। AI और मशीन लर्निंग, ये सब हमारे ऑटोमेशन, ये सब हमारे बैकएंड पे काम करता है, जिसके माध्यम से हम लोग चीज़ों को और बेहतर तरीके से जनता तक लेकर आते हैं।